Hey, hello everyone. This is Ritu and welcome to Study More Knowledge. तो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज आप देख रहे हैं और इसमें सोशल साइंस के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आपके दिसंबर 2021 में सीटेट का एग्जाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आज हम जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है 22 दिसंबर 2021 का। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है और उसका कारण दिया है। इसमें पहचानना है कि कौन सा इसमें से सही है और कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भारत में अधिकांश वर्षा मानसूनी हवाओं द्वारा लाई जाती है। तो जो भारत में जो बारिश होती है एक तरह से हम कह सकते हैं मानसूनी वर्षा होती है। तो भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये इसका कारण दिया है। तो कारण इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। एक बार इसके डिटेल में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो हवाएं चलती हैं इधर से समुद्र की तरफ से, अरब सागर की तरफ से जो हवाएं चलती हैं, इनकी वजह से भारत में मानसून आता है। और ये मानसून 1 जून को स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बारिश होती है भारत में अधिकतर इन्हीं हवाओं की वजह से होती है और इसी वजह से इनको कहा जाता है कि जो बारिश होती है वो मानसूनी होती है अक्सर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्कापिंडों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मीटियोरॉइड्स इज करेक्ट? तो इसमें सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है। सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें। ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। दीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स मूविंग अराउंड द सन। तो बेसिकली अगर हम बात करें मीटियोरॉइड्स की, जो आपने देखे होंगे प्लैनेट्स जो होते हैं, तो उनकी तरह ही ये मूवमेंट करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं एक तरह से। जिस तरह से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं इस तरह से, उसी तरह से ये भी मूवमेंट करते हैं। तो ये क्योंकि साइज में छोटे होते हैं तो इसलिए ये दिखाई नहीं देते हैं। और इसी तरह से जो एस्टेरॉइड होते हैं इनकी एक बेल्ट होती है ग्रहों के बीच में, जो कि आपने देखा होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। तो ये जो उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड ये सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाते ही हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चट्टानों के। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये उल्कापिंड पृथ्वी के पास आकर उस पर गिरते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा वो जो आपको रोशनी दिखाई देती है और आप कहते हैं टूटता हुआ तारा, वो मीटियोरॉइड्स ही होते हैं, उल्कापिंड ही होते हैं, जो कि पृथ्वी की सतह पर आते आते क्या होते हैं, बीच में ही जल जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। इसको हम एक तरह से शूटिंग स्टार कहते हैं। तो आपने अक्सर इसको देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय बेरिंग स्ट्रेट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा, बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा। तो ये कहाँ पर है देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर आप देखें मैप में, तो यहाँ पर देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और इधर है रशिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये समुद्र है, पूरा ये समुद्र है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बीच वाली जो समुद्र की जो लाइन आप देख रहे हैं, यहीं पर है आपकी क्या, बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रेट। जो पतली सी ये जलराशि होती है इसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रेट कहते हैं। तो बेरिंग स्ट्रेट से ये क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर है ऊपर आर्कटिक महासागर और नीचे क्या है, नीचे पूरा आपका पैसिफिक ओशन है। यहाँ पर आप देख रहे हो पैसिफिक ओशन है। तो आर्कटिक को पैसिफिक से कौन जोड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई विशेषताओं से वनस्पति की पहचान करें। आइडेंटिफाई द वेजिटेशन बाय द फीचर्स गिवन बिलो। तो 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है, इसमें पहचान करना है हमें ये किस वनस्पति के बारे में बात की गई है, किस वेजिटेशन की बात हो रही है। तो इसमें सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये जो स्पेशलिटी बताई गई है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट की बताई गई है कि ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और सुंदरी इस वनस्पति के वृक्षों की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो तीनों ही जो हमारी जो विशेषताएं हैं वो हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की, मैंग्रोव वनों की। तो मैंग्रोव वन जो हैं ये ऐसे झाड़ी या फिर पेड़ ऐसे होते हैं जो कि खारे या फिर अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। यानी कि आप कहें कि जो मीठा और खारे पानी का जो मिश्रण होता है ना, उसमें ये पाए जाते हैं। तो ये अक्सर ऐसे तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है। जैसे कि गंगा नदी जहाँ पर सागर मिलती है तो वहाँ पर ये सिचुएशन बनती है ऐसी। तो वहाँ पर ये वन आपको मिलते हैं। तो कुछ ऐसे वहाँ का
एरिया होता है हमेशा पानी भरा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में ये मैंग्रोव वन आपको उगते हुए दिखाई देंगे। तो एक तरह से ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलता है, तो वहाँ पर ये वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट एंड चूज द करेक्ट वन। तो जलवायु के बारे में जो दो कथन है इसमें सही और गलत चुनना है। तो सही आंसर अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए इज़ ट्रू और बी इज़ फॉल्स। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जलवायु औसत मौसम की स्थिति के बारे में है जिसे कई वर्षों में मापा जा सकता है। तो जलवायु जो होती है बेसिकली कई सालों को एक तरह से मेज़र करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस एरिया की जो जलवायु है वो इस तरह की है, या फिर इस एरिया में जो जलवायु पाई जाती है वो इस तरह की पाई जाती है। लेकिन जो मौसम होता है वो हर दिन बदलता है, मौसम हर दिन बदलता है, लेकिन जो जलवायु है वो सालों में उसका कह सकते हैं मेजरमेंट किया जाता है, सालों के एक्सपीरियंस से उसको मापा जाता है कि इस क्षेत्र की जलवायु इस तरह की है। दूसरा है, किसी स्थान की जलवायु समुद्र से उसकी दूरी और उच्चावच से ही प्रभावित होती है। ओनली बात कर रहे हैं दो चीज़ों की, कि दूरी और उच्चावच से ही प्रभावित होती है सिर्फ जलवायु जो होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जलवायु है वो 4 चीज़ों से प्रभावित होती है, जैसे कि उस स्थान की स्थिति क्या है, कहाँ पर ये उसकी लोकेशन है, उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी उसकी कितनी है, और उच्चावच पर ये निर्भर करती है किसी भी स्थान की जलवायु। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें भारत की जलवायु का, तो भारत में हमें तरह तरह की जलवायु मिलेगी। तो जैसे कि राजस्थान के मरुस्थल में हम देखें, जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म रहता है, जबकि लद्दाख का जो द्रास है और कारगिल है उसमें बर्फीली ठंड पड़ती है। अगर हम कोस्टल रीजन को देखें, जैसे कि समुद्री इलाके होते हैं, समुद्री तटीय क्षेत्र जो होते हैं जैसे कि मुंबई, कोलकाता, इनकी जलवायु मध्यम होती है, यानी कि ना तो वहाँ पर ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो समुद्र तट पर होने की वजह से ये स्थान बहुत आर्द्र होते हैं। और विश्व में सबसे अधिक बारिश की अगर हम बात करें तो वो होती है मौसिनराम में, मेघालय के मौसिनराम में। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ की बारिश जो है ना के बराबर होती है, जैसे कि राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जो बारिश होती है एक तरह से हम कहेंगे हमारे जो भारत में जो कृषि होती है वो बारिश पर ही डिपेंड करती है। तो अच्छे मानसून का अर्थ है पर्याप्त वर्षा और एक सुंदर फसल। तो देखो क्योंकि जो हमारे यहाँ पर बारिश होती है मानसून पर आधारित होती है, वो मानसून बेस्ड होती है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ की फसलें होती हैं, जो कृषि होती है वो भी मानसून पर ही निर्भर करती है कि कैसी फसल होने वाली है। तो बारिश अच्छी होगी तो अच्छी फसल होगी, और बारिश अगर नहीं होगी अच्छे से तो फसल भी नहीं अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा और कोहरे जैसी घटना वायुमंडल की किस परत में होती है? फिनोमिना लाइक रेनफॉल एंड फॉग ऑकर्स इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। तो बेसिकली एटमोस्फेरिक जो लेयर्स होती है उनमें ये पूछा जाता है कि ये वाली घटना कौन सी लेयर में होती है। बेसिकली यही चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे ही क्वेश्चन आता है। तो वर्षा और कोहरे जैसी घटना जो है बेसिकली मौसम से संबंधित है, और मौसम से संबंधित घटनाएं जो हैं वो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में होती हैं। तो यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हैं, हम मोटा मोटा ये देख लेते हैं कि किसमें कौन सी घटना होती है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। आप बाकी पॉइंट्स भी देख सकते हैं। तो देखो क्षोभ मंडल में क्या होता है, वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि यानी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। समताप मंडल सेकंड परत है क्षोभ मंडल के बाद की, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, बादल भी नहीं होते हैं, तो इसीलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये आदर्श मानी जाती है। तो इसमें हवाई जहाज उड़ाया जाता है, और इसमें ओजोन गैस की भी एक लेयर होती है। तो 2 पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लेयर है मध्यमंडल, जो बिल्कुल बीच की परत है, तीसरी परत है वायुमंडल की, और इसमें उल्कापिंड जल जाते हैं। जो टूटता हुआ तारा आप देखते हैं वो होते हैं उल्कापिंड, और वो उल्कापिंड इसी लेयर में आकर के जल जाते हैं, जो आपको टूटते तारे के रूप में दिखाई देते हैं। फिर है बाह्य वायुमंडल, ये चौथी परत है वायुमंडल की, और इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और आयन मंडल भी इसी लेयर का एक पार्ट है, और ये रेडियो प्रसारण में मदद करती है, जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है इसकी हेल्प से होता है। लास्ट जो लेयर है, सबसे बाहरी जो परत है वो है बहिर्मंडल, और ये पतली परत है वायु की, और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों पर कथन ABC पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। तो 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, इसमें पहचानना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, B और C करेक्ट है, A इनकरेक्ट है। तो A जो है इनकरेक्ट हो जाएगी, बाकी दोनों सही हैं। तो देखो अवसादी चट्टानें जो हैं जब गर्मी और दबाव के अधीन होती हैं तो आग्नेय में बदल जाती हैं। अभी मैं आपको ये रॉक साइकिल दिखाऊंगी, उसमें देखेंगे और अच्छे से इसको।
तो अवसादी तो देखो ये आग्नेय शैल बनी, जैसे कि ये लावा ठंडा हुआ तो आग्नेय शैल बन गई, आग्नेय से फिर अवसादी बनती है, तो अवसादी से वापस आग्नेय नहीं बनती है। ध्यान रखेंगे, अवसादी से वापस आग्नेय नहीं बनेंगी, ये सेडिमेंट्स होते हैं और इससे फिर आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है ये चट्टानें पृथ्वी की प्रपटी पर और पृथ्वी की प्रपटी के अंदर गहराई में पाई जाती हैं, तो बात बिल्कुल सही है। प्रपटी पर तो पाई जाएंगी क्योंकि बाहर जो लावा ठंडा हो जाता है उसके बाद आग्नेय बनती है और आग्नेय के बाद आपकी जो ये चट्टानें हैं आपकी आग्नेय ये बनती है, सॉरी जब लावा ठंडा होता है तो उसके बाद आग्नेय चट्टानें बनती हैं, आग्नेय के बारे में बात हो रही है ना। तो और अगर बात करें ग्रेनाइट और बेसाल्ट की तो ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं, तो बी और सी बिल्कुल सही है, दोनों सही हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो रॉक साइकिल आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले जो मैग्मा होता है ये जब चट्टानों के अंदर ये होता है लिक्विड फॉर्म में तो मैग्मा कहलाता है, बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है। लावा जब ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक बनती है, यानी आग्नेय चट्टानें बनती हैं, जिनके बारे में हमसे पूछा गया है। अब देखो आग्नेय चट्टानों से ही हमारे सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट से रॉक सेडिमेंट्री रॉक बन जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें वापस सेडिमेंट या फिर सेडिमेंट्री रॉक से वापस इग्नियस रॉक बनती है कि नहीं, आप देखो साइकिल में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये वापस इग्नियस रॉक या फिर आग्नेय चट्टान नहीं बनती है अवसादी शैलों से। तो ये इसलिए हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन लिया गया है, ऑलमोस्ट सभी आपकी ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन है इसमें। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। जो ये फर्स्ट है स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, बाकी सभी सही हैं। अब देखो ये जो है ना ये क्यों गलत है, यहाँ दक्षिण में काराकोरम पर्वत और उत्तर में जास्कर पर्वतों से घिरा हुआ है, तो ये थोड़ा सा अपोजिट दिया हुआ है। उत्तर में इसके काराकोरम है, यानी कि देखो इस तरह से, मतलब इस तरह से भी मैं आपको लोकेशन दिखा दूंगी इसकी। ये काराकोरम पर्वत है और यहाँ पर है जास्कर पर्वत और यहाँ पर ये लद्दाख रेंज भी है, और लद्दाख एक तरह से वो जो हमारा यूटी है वो भी पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा लद्दाख का मैप, तो ये पूरा जो एरिया है ये लद्दाख का है। और यहाँ पर देखो काराकोरम रेंज कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो एक तरह से हम कहेंगे नॉर्थ एरिया में पड़ती है काराकोरम रेंज, इसके नॉर्थ में पड़ती हैं, ऊपर है ना तो ऊपर की तरफ नॉर्थ रहेगा। और यहाँ पर पड़ती हैं ये जास्कर पर्वत श्रेणियाँ, जास्कर रेंज यहाँ पर पड़ती है, और एक लद्दाख यूटी के नाम से ही लद्दाख रेंज यहाँ पर है। तो जो ये हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो वहाँ पर क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है यहाँ पर, बाकी सभी इसमें सही हो जाएंगे। तो क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा था तो इसीलिए पहला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर लद्दाख के बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अगर हम इसकी ज्योग्राफी को देखें लद्दाख की, तो ऊपर देखो काराकोरम रेंज मिलेंगी, ये मैंने बता दी है। नीचे है इसके क्या जास्कर रेंज, बीच में पड़ता है क्या लद्दाख। तो लद्दाख का पूरा वैसे तो एरिया ये है, लेकिन लद्दाख रेंज की बात करें तो बिल्कुल बीचों बीच पड़ती है इनके। तो इसके देखो यहाँ से लद्दाख से इंडस रिवर फ्लो होती है, सिंधु नदी बहती है इस एरिया से। और लद्दाख में कई ग्लेशियर पाए जाते हैं, इसमें मुख्य जो है गंगरी ग्लेशियर है। देखो गंगरी से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे गंगोत्री तो नहीं है कहीं, ये तो गंगोत्री अलग है, ये है गंगरी ग्लेशियर। तो गंगरी ग्लेशियर जो है यहाँ पर पाया जाता है लद्दाख में, और हाई अल्टीट्यूड पर ये पाया जाता है, यानी कि काफ़ी ऊंचाई है इसकी समुद्र से। क्योंकि देखो हम कोई भी जो ज़मीन की ऊंचाई मापते हैं वो सी लेवल से मापते हैं। मैंने आपको ये ज्योग्राफी में पढ़ाया था, वैसे आप मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस देख सकते हैं। तो सी लेवल यानी समुद्र का पानी है, ये समुद्र का पानी से हम सी लेवल को मापते हैं, ये होता है 0। अब इससे जितनी भी ऊंचाई होगी ना उसको हम कंसीडर करेंगे कि इसकी जितनी भी ज़्यादा उसकी ऊंचाई होगी उसको हम क्या कहेंगे, अधिक ऊंचाई है इसकी। तो अब जैसे ज़्यादा ऊंचाई होगी ना जहाँ पर भी, वहाँ पर आपको ज़्यादा ठंड मिलेगी, वैसे ही यहाँ पर भी है ठंड। और यहाँ पर पर्वत हैं, पर्वत ही पाए जाते हैं, तो और भी ज़्यादा ठंड है पर्वतों पर तो। और इसके अलावा वर्षा छाया क्षेत्र, देखो वर्षा छाया क्षेत्र क्या होता है, रेन शेडो एरिया, जहाँ की बारिश नहीं होती या फिर बहुत कम बारिश होती है। तो यहाँ पर लिटिल रेनफॉल है, 10 सेंटीमीटर जितनी कम यहाँ पर बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है। एक तरह से रेगिस्तान में देखो, रेगिस्तान तो सूखा हम कहेंगे ड्राई डिजर्ट है, मतलब कि हॉट डेजर्ट है, सॉरी हॉट डेजर्ट कहेंगे उसको हम। लेकिन लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है, ठंड भी पड़ती है और बारिश भी नहीं पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में ठंडी हवाएं और तेज़ धूप का अनुभव होता है। तो ठंडी हवाएं बहती हैं यहाँ पर और तेज धूप देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस मार्ग, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस वे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 4 शहर दिए हैं, महानगर हम कहेंगे इनको, बड़े शहर हैं। तो कौन से महानगरों को ये जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को ये एक्सप्रेसवे जो है कनेक्ट करता है। चतुर्भुज इसको इसलिए कहा जाता है, एक तरह से क्या है, इसके चतुर्भुज की आकृति ये बनाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह की शेप तो नहीं है, ये तो यहाँ पर मैप पे दिखा दिया गया है बस ऐसे ही, बिल्कुल इस तरह चतुर्भुज नहीं बनाता, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो आपको ये बड़े शहर दिख रहे होंगे, यहाँ क्या है, दिल्ली है, यहाँ कोलकाता है, यहाँ मुंबई है, यहाँ चेन्नई है। तो इन चारों शहरों को ये जोड़ता है ये हाईवे यहाँ से, और ये एक तरह से देखो चतुर्भुज बना रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेसवे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो यही शहर हमारे हैं फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगे तब उत्पन्न होती हैं जब, तो वजह बतानी है हमें कब तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें, विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। तो जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो आपको पता ही है पानी भी जो है कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा, जब पानी मूवमेंट करेगा तो तरंगे पैदा होती है, वेव्स आपने देखा होगा समुद्र की वेव्स। तो वेव्स की अगर बात करें तो जब समुद्री सतह पर जल लगातार ऊपर उठता है और गिरता है वे तरंगे कहलाती हैं। तो जब देखो जब हवा बहेगी किसी भी दिशा से तो पानी क्या है, पानी को भी पर भी वो दबाव बनाएगी, तो उससे क्या होता है, हवा से तरंगे बनती हैं। और अगर बात की जाए देखो तूफान आता है तो तूफान में आपको पता है हवा काफ़ी स्पीड से चलती है, तो तूफान के दौरान बहुत तेज़ गति से चलने वाली हवाएं विशाल तरंगे बनाती हैं, मतलब बड़े बड़े तरंगे बनाती हैं अगर तूफान आ जाता है तो अगर हम बात करें भूकंप की, मान लो कभी भूकंप आ जाता है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, वो वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है या तो फिर अर्थक्वेक आ जाता है, तो और पानी के नीचे भूस्खलन हो जाता है, जैसे कि क्या होता है, लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन हो जाता है। तो इससे भी क्या होता है, महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, जिससे कि विशाल तरंगे आती हैं, बहुत ऊंची ऊंची तरंगे आती हैं, कितने कितने मीटर ऊंची तरंगे आती हैं। तो कुछ तो होती हैं जो नॉर्मल तरंगे उठती रहती हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी जो विशाल तरंगे आती हैं वो एक तरह से विनाश का कारण बनती हैं। तो ऐसी ही तरंगे हैं जो कि कहलाती हैं सुनामी। तो सुनामी जो है वो समुद्र में उत्पन्न होने वाली 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे होती हैं, जो कि ज़बरदस्त तबाही मचाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये तबाही मचाती है। 15 मीटर आप समझ सकते हैं, हमारी हाइट से भी काफ़ी ऊंचा होता है। तो जब ये तरंगे उठती हैं तो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती हैं ये। तो इस तरह की एक खतरनाक सुनामी जो आई थी वो आई थी 2004 में हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में जो भी कोस्टल रीजन के जो स्टेट्स थे वो अफेक्ट हुए थे और वहाँ पर काफ़ी तबाही इसने मचाई थी। धात्विक खनिजों के बारे में कथनों पर विचार करें। तो 2 कथन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A and B अबाउट मेटेलिक मिनरल्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A and B आर फॉल्स। तो ये गलत क्यों है, A और B स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। देखो पहला जो है स्टेटमेंट दिया है कि सभी धात्विक खनिज अलोह हैं, यानी नॉन फेरस हैं, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सभी धात्विक खनिज अलोह नहीं है, लोह भी होते हैं, फेरस भी होते हैं। तो फेरस और नॉन फेरस दोनों तरह के होते हैं धात्विक खनिज। और अभ्रक जो है धात्विक खनिजों का उदाहरण नहीं है बल्कि अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो अभ्रक है वो क्या है, अधात्विक खनिज है, क्योंकि इसमें धातु नहीं है। जो जिनमें धातु नहीं होती वो होते हैं अधात्विक खनिज। और जो हम देख रहे थे देखो धात्विक खनिज जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, लोह और अलोह, जबकि वहाँ पर क्या कहा गया है कि धात्विक खनिज अलोह होते हैं। तो नॉन फेरस के अलावा फेरस भी होते हैं जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स इसके बारे में। और अधात्विक में आप देख सकते हैं चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, ये सभी अधात्विक के उदाहरण हैं। और खनिज ईंधन की बात करें जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, ये भी कौन से टाइप में आते हैं, अधात्विक खनिज में आते हैं। अधात्विक के भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। देखो लोह में क्या आता है, मतलब जिनमें लोह सामग्री पाई जाती है वो सभी खनिज आ जाते हैं लोह में, लोह सामग्री, लोह एस, मैग्नीज, क्रोमाइट। अलोह में आते हैं जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सभी आते हैं किसमें, अलोह धात्विक खनिज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मछली का तेल निर्माण उद्योग। तो बाकी जो है वो कृषि आधारित उद्योग हैं, लेकिन जो मछली का तेल निर्माण उद्योग है ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है। देखो अगर बात करें कृषि आधारित उद्योगों की, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, तो इसमें देखो कच्चे माल के रूप में हम पौधे और पशु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। जो कच्चा माल के रूप में हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, पौधे या फिर पशु से वो हमें मतलब मिलते हैं, पौधे और पशु आधारित उत्पादों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। इसमें शामिल है खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग जो होती है,
और खाने की जो चीज़ें होती हैं, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चमड़ा उद्योग, ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो या तो हमें ये खेती उससे मिलते हैं पौधों से, या तो फिर पशुओं से मिलते हैं। अब आपके मन में ये एक सवाल आएगा कि मछली भी तो एक तरह से क्या है, जीव ही तो है। लेकिन अगर हम बात करें मछली की, तो ये एक मरीन एनिमल है, मतलब समुद्र में पाया जाने वाला ये प्राणी है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा शामिल हो जाएगा मरीन बेस्ड इंडस्ट्री में। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं, जो समुद्र से प्राप्त होने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम रॉ मटेरियल कंसीडर करते हैं। तो कृषि आधारित में ये सभी शामिल होंगे, तो वो मरीन बेस्ड इंडस्ट्री में आपका आएगा फिश ऑयल इंडस्ट्री। तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइडल पावर, हाइड्रो पावर भी इसको हम कह सकते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं? कन्वेंशनल सोर्स वो होते हैं जो कि लंबे समय से साधारण तौर पर उपयोग में लिए जाते हैं, और नॉन कन्वेंशनल वो होते हैं जिनसे हम अभी परिचित हुए हैं कुछ टाइम पहले ही। तो कन्वेंशनल में ये सभी आते हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। तो ये सभी इसमें शामिल हैं कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, थर्मल पावर, फायरवुड यानी कि जो लकड़ी से हमें फ्यूल मिलता है, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर। तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज में आते हैं, और बाकी के हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास बेस्ड एनर्जी। तो ध्यान रखेंगे जो कि पहले से ही हमारे उपयोग में आते आए हैं वो हैं कन्वेंशनल सोर्सेज। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं हाइड्रो पावर जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, हाइडल भी कह सकते हैं इसको, हाइड्रो भी कह सकते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये पारंपरिक सोर्स है, कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो पृथ्वी की सतह के काफ़ी नीचे होती है, इसको किस माध्यम से निकाला जाता है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दैट ऑकर फार बिलो द अर्थ सरफेस आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू। तो ये बेसिकली आपका मिनरल्स से लिया गया है, मिनरल एंड रिसोर्सेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रवेधन यानी कि ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के थ्रू पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उनको हम निकालते हैं, उनका खनन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, हिंदी में कहते हैं इसको प्रवेधन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे पाए जाते हैं। तो इनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है ना, इसके लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं यानी कि ड्रिलिंग कहते हैं। तो इसके थ्रू इसका निष्कर्षण होता है। बेसिकली अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि जो ज़मीन के नीचे जो खनिज होते हैं उनको हम कैसे निकालते हैं, तो उसके 3 प्रोसेस होते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। खनन, प्रवेधन, आखनन। तो आखनन के भी नीचे 2 टाइप और हैं, वैसे मेन अगर बात करें तो 3 टाइप्स होते हैं। माइनिंग होती है वो प्रोसेस जो कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी जो चट्टान होती हैं उनसे खनिज को निकाला जाता है, उसको हम कहते हैं क्या, माइनिंग। और इसके अलावा देखो जो मिनरल्स कम गहराई में स्थित होते हैं और पृष्ठीय सतह को हटाकर निकाले जाते हैं उसको विवृत खनन कहते हैं। यानी कि जो सरफेस लेयर होती है पृथ्वी की ऊपर की परत, उसको हटा करके निकाल लेते हैं, तो ओपन कास्ट माइनिंग वो कहलाती है, विवृत खनन वो कहलाती है। और तो देखो कुछ हम गहन वेधन बनाते हैं, जैसे कोई गहराई में जो खनिज होते हैं ना उनके लिए हम गहन वेधन बनाते हैं जिन्हें कि कूपक कहते हैं, शाफ्ट्स कहते हैं। और इनके थ्रू जो हम माइनिंग करते हैं उसको हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग कहते हैं जो ज़्यादा गहराई में खनिज स्थित होते हैं उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है क्या, शाफ्ट माइनिंग। तो मैंने आपको ये लगभग सभी प्रोसेस बता दिए हैं। इसमें बचा है हमारा क्या, क्वेरिंग। क्वेरिंग होता है जैसे कि सतह के निकट खनिजों को जिस प्रक्रिया से आसानी से खोदकर हम निकाल लेते हैं, इजीली ये निकाले जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, क्वेरिंग। बाकी इसको हम डिटेल में और ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगी डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग की यात्रा की थी। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक पीपल ट्रेवल्ड द सिल्क रूट ऑन। तो यहाँ पर बेसिकली हमें दिए हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन, किसके थ्रू, सिल्क रूट की जो यात्रा थी वो की गई थी हजारों साल पहले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए, बी और सी। बेसिकली पैरों से यानी कि पैदल यात्रा करके, घुड़सवारी से, या फिर ऊंट के जरिए लोगों ने रेशम मार्ग की यात्रा की थी। तो इसमें 3 ऑप्शन जो हैं वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री में हम इसको और डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण के संदर्भ में 2 कथन दिए हुए हैं, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही रहेगा। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट बी इज ट्रू।
तो जो पहला जो स्टेटमेंट है, शहरीकरण के कारण औपनिवेशिक काल में शहरों में खुलने वाली नौकरियों की तलाश में केवल अमीरों ने अपने गाँव को छोड़ना शुरू किया, तो ये गलत है। ऐसा तो कोई कुछ क्राइटेरिया नहीं था कि सिर्फ जो अमीर हैं वो ही मतलब कि गाँव छोड़ेंगे। अमीरों को गाँव छोड़ने की ज़रूरत भी क्या है। तो वो तो क्या होगा, जो गरीब लोग हैं वो भी गाँव छोड़ेंगे और ज़्यादा तो संख्या उन्हीं की होगी जो काम की तलाश में निकलेंगे, काम की तलाश में या नौकरी की तलाश में निकलेंगे। तो ये गलत है। और इसमें देखो केवल केवल शब्द जहाँ पर आ जाता है एक तरह से उसको हमें रिकन्सिडर करना चाहिए ऑप्शन को। वो अक्सर उसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि ये थोड़ा सा नेगेटिव है बाकी ऑप्शन से। तो पहला जो है हमारा गलत है और दो बी ही हमारा सही है। सिर्फ गरीबों और निम्न जातियों के कई लोगों ने दमनकारी पकड़ से बाहर निकलने का यह अवसर देखा कि उच्च जाति के भूमि मालिकों ने अपने जीवन और दैनिक अपमान का सामना किया। तो सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम हमें मिलाना है, मैच द कॉलम दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। एक तरफ हमें दी गई है ये, एक तरह से हम कहेंगे इमारतें दी हुई हैं और दूसरी तरफ इनका टाइप दिया हुआ है किस तरह की इमारतें हैं या फिर किस जगह के मतलब किस तरह के ये प्लेसेस हैं, किस तरह की जगह है ये। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगर हम इनको मैच करें तो देखो फर्स्ट को हम मिलाएंगे सी से। ईदगाह जो है ये एक प्रार्थना स्थल होता है, ये आप सभी जानते हैं। और दरगाह जो है वो होता है क्या, एक संत की समाधि, आप जानते ही हैं। सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो एक तरह से उनकी क्या है, समाधि है। और तीसरा ऑप्शन है कल ड सैक, ये क्या है, ये होता है एक सिरे पर बंद सड़क। जो बंद सड़क होती है ना उसको एक तरह से हम कहते हैं कल ड सैक। और फोर्थ ऑप्शन जो है खानका, खानका होता है क्या, सूफी इमारत, सूफी जो इमारत होती है उसको कहते हैं खानका। तो इस तरह से हम इसको मैच कर देंगे तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें बताना है कौन सी हमारी स्टेटमेंट सही है, इसमें कौन सी गलत है। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू। ए जो स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है। यूरोपीय और अमेरिकी वस्त्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय वस्त्रों में गिरावट आई, तो ऐसा नहीं है। प्रतिस्पर्धा की बात हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जो भारतीय वस्त्रों की जो क्वालिटी थी ना वो उनसे बेहतर थी यूरोपीय और अमेरिकी वस्त्रों से, तो कंपटीशन की तो बात ही नहीं उठती। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। वजह थी कुछ और, जो ये इंडियन टेक्सटाइल का जो डिक्लाइन हुआ उसकी वजह कुछ और थी, और वो थी ये कि ब्रिटेन में सामग्री आयात करते समय लगाए गए बहुत अधिक शुल्क के कारण भारतीय वस्त्रों में गिरावट आई। तो वजह ये थी कि जब ज़्यादा टैक्स लगा दिया उन्होंने तो ऑब्वियस सी बात है जो भारतीय कपड़े होंगे वो लोगों को महंगे पड़ेंगे। तो महंगे पड़ेंगे तो लोग उनको क्यों खरीदेंगे, वो उनको खरीदेंगे ही नहीं, जिस पर उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब वो चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, उनको उससे क्या मतलब, लोगों को तो सस्ती ही चीज़ चाहिए होगी ना। तो जब क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगा दिया भारतीय वस्त्रों पर, तो इससे भी ये इंडियन टेक्सटाइल जो है डिक्लाइन की तरफ बढ़ी। तो ये वजह नहीं थी, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की बात नहीं थी, क्योंकि जो भारतीय वस्त्र है उनकी क्वालिटी हमेशा बेहतर ही रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेश में चित्रों और तस्वीरों को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनवाया गया था, तो उसका रीज़न क्या था, ये हमसे पूछा बेसिकली स्टेटमेंट्स के थ्रू। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है, पेंटिंग्स एंड इमेजेस इन द कॉलोनीज वर कमीशन बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ए और बी जो ऑप्शंस हैं दोनों सही हैं। वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सकें चित्रों और तस्वीरों के थ्रू, है ना। चित्र और तस्वीर इसलिए तो बनाए गए जिससे कि वो उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सकें। आपको पता ही है जो पहले के लोग जो स्टोरीज समझाते थे वो पेंटिंग्स के थ्रू समझाते थे। आपको एक पेंटिंग में पूरी स्टोरी दिख जाएगी, अब चाहे वो किसी भी तरह की स्टोरी दिखा रहे हो चित्र में। आपने भी देखा होगा कुछ पेंटिंग्स जो हैं बोलती हैं, कहते हैं ना तस्वीरें बोलती हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि लोग चित्रों के माध्यम से ही समझ लें। तो ये मकसद था पहला तो। और दूसरा था क्या कि वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सकें, तो ये भी एक वजह थी। अब देखो आज भी हम अगर तस्वीरें खिंचवाते हैं तो हम किस लिए खिंचवाते हैं, उसकी वजह ये रहती है कि हम आने वाले टाइम में उस बीते वक्त को याद रख सकें, अपनी लाइफ को याद रख सकें कि उस टाइम पर उस मोमेंट पर क्या चीज़ें कैसी थी। तो दूसरा भी जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो दोनों सही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट का अधिकार देकर भारत का संविधान स्थापित करता है, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है और करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ओनली बी इज ट्रू। तो बी क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र। आप अगर ध्यान दें
तो जो आप वोटिंग करते हैं उसके थ्रू आप क्या चुनते हैं, एक नेता को चुनते हैं, किसी नेता को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो एक तरह से हम क्या निर्माण कर रहे हैं, उसमें राजनीतिक सत्ता का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि डेवलप होगा क्या, राजनीतिक लोकतंत्र। हम एक सामाजिक लोकतंत्र की को तो स्थापित नहीं करने ना वोट दे करके। सामाजिक तो लोकतंत्र वो हो गया जो सोसाइटी हमारे आसपास है, वो एक तरह से सामाजिक लोकतंत्र हो गया, लेकिन जो राजनीतिक है वो एक तरह से सत्ता से जुड़ा हुआ है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें कॉलम को मैच करना है, एक तरफ जनजातियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ दिए हुए हैं स्टेट्स या फिर शहर जहां पर ये पाई जाती हैं, तो इनको हमें सही से मिलाना है। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसको एक बार मैच करके देख लेते हैं, कौन सी जनजाति कौन से स्टेट में रहती है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें कोंड जनजाति की, तो ये रहती है उड़ीसा में। निशी जनजाति की बात करें तो ये है सेकंड जो है, इसको मिलाएंगे अरुणाचल प्रदेश से। और तीसरी जो है इसको मिलाएंगे बंजारा को महाराष्ट्र से। और गद्दी जो है ये बिलोंग करती है कुल्लू से। कुल्लू एक टाउन है हिमाचल प्रदेश का, तो ये यहाँ पर पाई जाती है। तो बेसिकली इस तरह से हम इनको मिला देंगे। जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं वेरियस एग्जाम्स में। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान डिजाइन किए गए नदी तट बाग में मकबरे को एक छत पर रखा गया था और बाग इसके कौन से डायरेक्शन में थे, ये हमसे पूछा गया है, कौन सी दिशा में थे। इन द रिवर फ्रंट गार्डन्स डिजाइन ड्यूरिंग द मुगल regime, द मुसोलियम वॉज प्लेस्ड ऑन अ टेरेस एंड द गार्डन टू इट्स। तो ये जो मकबरा छत पर रखा गया था, इसके कौन से तरफ, कौन से डायरेक्शन में बाग थे इसके, तो ये बताना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बेसिकली जो बाग होते थे इसके, ये दक्षिण में होते थे, दक्षिण दिशा में। तो इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हिस्ट्री से है। बेसिकली जो क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत से मतलब लिया गया है। ये क्वेश्चन है 13वीं और 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के क्रमिक शासकों का सही कालानुक्रम चुने। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव दिल्ली रूलर्स बिटवीन 13th to 15th सेंचुरीज। तो ये जो इसका सही क्रम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहले तुर्की आए थे और फिर खिलजी, फिर तुगलक और सैयद। तुर्की की बात करें तो देखो गुलाम वंश भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि तुर्क जो थे उनके ही वो गुलाम थे जिन्होंने गुलाम वंश का जो है शुरुआत करी थी। तो इसको एक बार देख लेते हैं, इसका क्रम, कंप्लीट क्रम देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर आप पाएंगे सबसे पहले जो आता है स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश आता है, और इसको तुर्की भी कहते हैं क्योंकि ये तुर्कों के ही गुलाम थे। तो एक तरह से हम कहेंगे ये जो है तो 1206 से बेसिकली 1290 तक इन्होंने रूल किया था। इसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। इसका जो रूल रहा था वो रहा था 1290 से 1320 तक। और फिर तुगलक वंश आता है 1320 से 1412 तक। फिर सैयद डायनेस्टी आती है 1414 से 1451 तक। फिर आता है लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी, ये है 1451 से 1526 तक। तो बेसिकली जो अगर हम मोटे तौर पर कहें तो 5 वंश इसमें रहे हैं दिल्ली सल्तनत में। और इसका फिर जो अंत हुआ था 1526 में हो गया था, और इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी इसके बाद। तो ये फैक्ट्स इसके बारे में याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़ें, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है, इसके बारे में बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो देखो जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में ये कथन दिए हुए हैं, मध्य युगीन काल में मंदिरों का निर्माण शासकों द्वारा विभिन्न देवताओं के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। मध्ययुगीन काल में जो मंदिर निर्माण करवाते थे शासक, वो एक तरह से अपना डिवोशन दर्शाते थे अपने उस पर्टिकुलर देवता के लिए। भक्ति जैसे आज भी होता है, कोई अगर किसी भगवान का भक्त है, किसी देवता का भक्त है, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करता है। तो वैसे वो क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण करवाते थे। मध्ययुगीन काल में मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे नृत्य, संगीत और कुश्ती मुकाबलों का केंद्र थे। तो मतलब ये जो एक्टिविटीज़ होती थी ना, नृत्य, संगीत या फिर कुश्ती, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती थी, कल्चरल एक्टिविटीज़, वो भी मंदिरों में परफॉर्म की जाती थी उस टाइम पर। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल में बनी और उपयोग की गई वस्तु का अध्ययन करने वाले लोग कहलाते हैं।
पीपल हु स्टडी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? तो हिस्ट्री में ये चैप्टर हम कर चुके हैं और आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, पॉलिटी की कंप्लीट हो चुकी हैं और कंप्लीट तैयारी आपको आपकी वहाँ से हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्कियोलॉजिस्ट या फिर पुरातत्वविद। तो जो पास्ट की चीज़ों को स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। उन्हीं से हमें बहुत सी चीज़ों का पता चलता है जो आप आज हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता कैसी रही, क्या क्या वहाँ पर लोग खाते होंगे, क्या खेती करते होंगे, क्या करते होंगे, एक्टिविटीज़ जो भी रही, ये सब स्टडी करने का काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट का। और उन्हीं से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। इतिहास के अध्ययन के लिए कई स्रोत थे। देखो एक तो हम कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन होते थे इतिहास के अध्ययन के लिए, मतलब वो जो कि आज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा ताड़पत्र होते थे जो कि ज़्यादातर नष्ट हो चुके हैं। तो इसके अलावा कुछ बर्तन वगैरह हमें मिलते हैं, कुछ वस्तुएं मिलती हैं, जैसे कि पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के विशेष पेंटिंग मिलती हैं, मूर्ति कला मिलती है, तो जिसका कि पुरातत्वविद जो है अध्ययन करते हैं। तो इसके द्वारा हमें क्या होता है? हिस्ट्री का थोड़ा पता चलता है। तो वे उपकरण, हथियार, बर्तन, धूपदान, आभूषण खोजने के लिए खोज, और जैसे कि खुदाई होती है, खुदाई में जैसे कि हमें ये शहर मिले थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो इस तरह से शहर के शहर मिल जाते खुदाई में। तो इनमें से कुछ वस्तुएं मिली, जैसे पत्थर की थी, कुछ हड्डियों की थी, कुछ मिट्टी की हो सकती है, पकी हुई मिट्टी की, क्योंकि कच्ची मिट्टी की तो सलामत नहीं रहेगी इतने टाइम तक, पकी हुई मिट्टी की रह सकती है, या फिर कोई मेटल की हो सकती है। तो मतलब इस तरह की कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जिनको कि आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं और हिस्ट्री के बारे में एक तरह से अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम पर ये सिचुएशन रही होगी या फिर लोग इस तरह से रहते होंगे। तो जो हार्ड होती हैं चीज़ें, हार्ड जो चीज़ें होती हैं वो तो लॉन्ग टर्म तक सुरक्षित रहती हैं, वो नष्ट नहीं होती, लेकिन जो ऐसी होती हैं कि भाई जैसे ताड़पत्र थे वो नष्ट हो जाती हैं। अब जो प्रिजर्व करके रखी हुई हैं वो तो सलामत हैं, लेकिन ज़्यादातर ताड़पत्र तो नष्ट ही हो गए। मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी ताड़पत्रों पर, वो तो ज़्यादातर नष्ट ही हो गई हैं। तो जो इंस्क्रिप्शन थे वो क्योंकि हार्ड सरफेस पर लिखे गए थे तो वो ज़्यादातर सही सलामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि महाजनपदों में पाए जाने वाले वलयकूपों का उपयोग डैश के रूप में किया गया है। रिंग वेल्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली रिंग वेल्स मिले हैं कहाँ पर? महाजनपदों में। महाजनपद के बारे में आप जानते होंगे, 16 महाजनपद थे, तो वहाँ पर पाए गए हैं क्या? रिंग वेल्स, वलयकूप। तो इनका यूज़ किस चीज़ के रूप में किया जाता था, ये बेसिकली हमें बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, COD। तो बेसिकली जो रिंग वेल्स मिले हैं, अभी मैं दिखाऊंगी कैसे थे। तो रिंग वेल्स जो मिले हैं इनका जो मेन यूज़ किया जाता था वो एक तो कूड़ेदान के रूप में किया जाता था, दूसरा नाली के रूप में किया जाता था। नाली के रूप में किया जाता था, मतलब जैसे कि पानी अगर हमें निकालना है तो उसके लिए। तो यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। देखो इस तरह की पूरी क्या मिलती है? बर्तनों की पंक्तियाँ एक के ऊपर एक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी ये है। तो जैसे कि खुदाई करते हैं ना, और ये इस तरह से ज़मीन में गड़े हुए मिले हैं। तो कई महाजनपद शहर जैसे हैं उनमें आर्कियोलॉजिस्ट को बर्तनों की इसी तरह से पंक्तियाँ मिली हैं, एक तरह से रोज़ मिली हैं, लाइनें मिली हैं। तो ये तो या तो चीनी मिट्टी के हैं, चीनी मिट्टी के मतलब ज़्यादातर देखने को मिले हैं ये। तो एक तरह से छल्ले के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित है, जैसे कि आप देख रहे हो, एक तो आप सिंगल ऊपर से देख रहे हो, तो इसी तरह के हैं ये सारे, और एक के ऊपर एक इस तरह से क्या है? छल्ले के रूप में है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? रिंग वेल। रिंग वेल इसीलिए कहा जाता है इनको। तो ऐसा लगता है कुछ मामलों में इन्हें शौचालय के रूप में, 2 यूज़ तो हमने अभी देखे ऑप्शंस में हमारे, शौचालय नहीं था वहाँ पर, मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा लगता है। मैंने कहा था ना जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं एविडेंस के तौर पर अनुमान लगाते हैं कि ऐसा रहा होगा, ऐसा इसका यूज़ होता होगा। जैसे कि जो बर्तन मिले हैं, चीज़ें मिली हैं उसका, तो इनका ऐसा माना जाता है रिंग वेल्स के लिए कि ये या तो शौचालय के रूप में प्रयोग होते होंगे, या तो फिर नालियों के रूप में, या तो फिर कचरे के ढेर के रूप में इनका इस्तेमाल किया गया है। और ये आमतौर पर अलग अलग घरों में पाए जाते थे। जैसे कि आज आपके जो घर हैं, हर किसी घर में जो डेली यूज़ का सामान है वो मिलेगा और सिमिलर मिलेगा। तो वैसे ही रिंग वेल्स भी हर घर में पहले अलग अलग घरों में पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भगृह है। गर्भगृह क्या है ये बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
वह कमरा जहाँ मंदिर देवता की छवि रखी जाती है। तो ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो बेसिकली देखो मंदिर के जो अलग अलग पार्ट्स होते थे ना पहले, जो ये आपके दो शैलियों में जो मंदिर बने होते थे, नागर और द्रविड़ शैली, तो इनमें बेसिकली अलग अलग पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है कि मंदिर जो देवता की मूर्ति वो कहाँ रखी जाती है, या फिर जो जो उसको बोला जाता है, जिस तरह से गर्भगृह के बारे में पूछा गया यहाँ पर, वैसे ही तो इसके मंदिर के सारे पार्ट्स आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये आपको जहाँ तक है उसमें मिलेगा। मंदिर की जो निर्माण शैली है उसमें मिल जाएगा आपको। तो क्योंकि ये जो गर्भगृह है ये जाना जाता है क्या, वह कमरा जहाँ मंदिर देवता की मूर्ति रखी जाती है। तो ये एक बार देख लेते हैं इसको पिक्चर में किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये मंदिर है, और देखो मंदिर में सबसे अंदर आप देख पा रहे होंगे, अंदर एक इस तरह से बनाई हुई है जगह जहाँ की देवता की मूर्ति रखी जाती थी। तो इसी जगह को कहा जाता है क्या, गर्भगृह। तो इसी जगह को गर्भगृह कहा जाता है, और कहीं कहीं आपने देखा भी होगा इस चीज़ को मंदिरों में। तो ये जो गर्भगृह है यहाँ पर बेसिकली एक तरह से हम कहेंगे जो हिंदू और जैन मंदिर होते हैं उनमें जो मुख्य देवता की जो मूर्ति होती है वो रखने के लिए इसको बनाया जाता है। तो जैन धर्म में मुख्य देवता को मूल नायक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। Which of the following word were originally used to describe India in the preamble to the Constitution in 1949? तो देखो इसका जो आंसर होगा वो स्टार देखो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें ये करेक्ट आंसर नहीं दिया है। अब देखो मैंने कुछ छेड़छाड़ करी नहीं है, जो आपका ऑफिशियल पेपर था वही मैंने लिया है और ऑप्शंस भी वही लिए हैं, पर मैं आपको इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बता देती हूँ। तो इसमें देखो मूल शब्द जो थे ना वो थे लोकतांत्रिक, गणतंत्र और संप्रभु। जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट जो वर्ड है ये बाद में ऐड हुआ था। तो अब क्योंकि इसमें ए सी और डी तो किसी में नहीं दिया हुआ, ए सी और डी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है इसमें स्टार यानी कि सभी को कॉमन अंक मिल गए थे, तो इसीलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन तो है नहीं, तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। तो इसमें तीनों होना चाहिए था, यानी ए सी और डी इसमें होना चाहिए था अगर ऑप्शन में होता तो क्योंकि समाजवादी बाद में जोड़ा गया था, जो अमेंडमेंट हुआ था बाद में इसमें संविधान की प्रस्तावना में, तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो बाकी जो मूल संविधान है उसमें थे डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सॉवरेन। ध्यान रखेंगे इन वर्ड्स को। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये जो है मूल प्रस्तावना है संविधान की जो पहले थी, तो यहाँ पर अभी आपको और भी वर्ड्स ऐड हुए मिल जाएंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग में थे वो ये थे सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और ये भी पूछे जाते हैं कभी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो मेन शब्द हैं इसके प्रस्तावना के वो एक बार ध्यान में आपके रहने चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटी से ही लिया गया है। एक जनपद पंचायत भारत में प्रशासन के किस स्तर पर काम करती है? अ जनपद पंचायत वर्क्स एट विच लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? इसका जो आंसर है लगभग सभी ने गलत दिया होगा, अभी इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्लॉक। तो ब्लॉक पंचायत को जनपद पंचायत भी कहा जाता है। पॉलिटी की क्लासेस में मैंने आपको ये करवाया था, जो हमने ग्राम पंचायत का चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये अच्छे से कराया है। तो जो बेसिकली पंचायत के जो स्तर होते हैं वो 3 होते हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पर मैंने 2 लेवल्स ही लिए हैं। तो यहाँ पर देखो ब्लॉक लेवल जो है यही हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। ब्लॉक लेवल को क्या बोलते हैं, देखो सेकंड लेवल है एक तो ये पंचायत के स्तर का, और ग्राम पंचायत के बाद ये ऊपर ग्राम पंचायत के ऊपर का लेवल है ये, और इसको जनपद पंचायत भी कहा जाता है या फिर पंचायत समिति भी इसको कहा जाता है। तो पंचायत समिति के अंडर कई सारी ग्राम पंचायत होती हैं। इसके ऊपर का लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी जिला पंचायत का। जिला से जनपद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे ब्लॉक को कहते हैं जनपद। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आप कंफ्यूज हों और गलत करें। तो ऐसे फैक्ट्स जो कि सिमिलर होते हैं उनको ध्यान रखना जरूरी है। देखो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के दूसरे नाम ध्यान रखेंगे, इसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहते हैं और जिला परिषद कहते हैं। ये पंचायत समिति से ऊपर है यानी कि ब्लॉक पंचायत से ऊपर आता है, और जिला परिषद भी इसको कहा जाता है। जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलपमेंटल प्लान भी होते हैं, और इनके अंडर में बाकी क्या होती हैं, ये ब्लॉक लेवल की पंचायतें होती हैं। मतलब ऐसे ही आप लेवल समझ सकते हैं, जैसे कि इस तरह का पिरामिड आप इसका बना सकते हैं इस तरह से। तो निचले स्तर पर यहाँ पर होंगी विलेज पंचायत, ये ज़्यादा भी होंगी संख्या में और इनका निचला भी स्तर है।
इसके बाद ब्लॉक लेवल की ये पंचायत इस वाले उसमें आ जाएंगी आपके पिरामिड के दूसरे हिस्से में। और क्योंकि ये संख्या में ग्राम पंचायत से कम है और डिस्ट्रिक्ट से थोड़ी ज़्यादा हैं तो इसलिए बीच में आएंगी ये। और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से संख्या में कम होंगे ब्लॉक या फिर ग्राम पंचायत से, तो इसलिए अपर लेवल पे ये आएगी और इसका लेवल भी अपर होता है थोड़ा सा। तो इस तरह से इसका पिरामिड हम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य की परिषद को किस नाम से जाना जाता है? द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज नोन एज। इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा। तो बेसिकली जो राज्यों की परिषद है राज्यसभा के नाम से जाना जाता है इसको अगर हम देखें, संघ का जो विधानमंडल होता है उसे संसद कहा जाता है। तो पार्लियामेंट के बारे में तो आप जानते ही हैं। पार्लियामेंट के जो है 3 अंग होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा जो है ये राज्यों की परिषद होती है, यानी कि राज्य को रिप्रेजेंट करती है ये राज्यसभा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? When was the first general election held in India? मतलब है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद हम कह सकते हैं ऑब्वियस सी बात है, जब कंट्री डेमोक्रेटिक बनी तो उसके बाद चुनाव होने भी आम बात है। तो उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया था, जब हमारा संविधान बन गया था, उसके बाद जो है कब पहला इलेक्शन हुआ उसकी डेट आपको बतानी है, मतलब उसका ईयर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1951 से 1952 तक जो आम चुनाव थे पहले वो चले थे। इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड हम एक बार देख लेते हैं। जो भारत में आम चुनाव हुए थे, देखो ये 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुए थे और 21 फरवरी 1952 तक ये चले थे। यानी कि 51 और 52 दोनों ईयर हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि 51 में ये स्टार्ट हुए थे, 51 के ईयर एंड में, और 1952 के स्टार्टिंग में ये एंड हो गए थे। तो ये अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के पहले चुनाव थे। तो ये भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत आयोजित किए गए थे और जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। जो संविधान 1949 में अपनाया गया था उसके बाद ये पहले आम चुनाव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉलिटी से लिया गया है। भारतीय न्याय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जस्टिस सिस्टम? तो यहाँ पर देखो सबसे पहला फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है? तो इनकरेक्ट अगर पूछा है तो उसी हिसाब से हमें क्या करना होगा? ऑप्शंस को पढ़ना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है। ऐसा कहा गया है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये बात गलत है, क्योंकि अगर उन दोनों के बीच विवाद हो जाएगा तो उसको सुलझाएगा कौन? तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अगर केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो एकमात्र विकल्प सर्वोच्च न्यायालय ही है। तो इसीलिए क्या होगा, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और क्योंकि गलत पूछा है इसलिए ये सही हो जाएगा। तो ये जो है बाकी के ऑप्शंस आप देख सकते हैं। जिनके अधिकारों का हनन हुआ है उनकी ओर से जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और क्योंकि जिनके अधिकारों का हनन हुआ है अगर वो किसी वजह से इस काबिल नहीं है फाइनेंशियली या फिर उनको नॉलेज नहीं है तो कोई और उनके बिहाफ पर क्या कर सकता है? PIL दायर कर सकता है। तो यदि आरोपी को बचाव का मौका नहीं दिया गया है तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि आरोपी चाहे जो भी हो, चाहे सारे सबूत उसके खिलाफ हो, लेकिन उसको बचाव का मौका दिया जाता है। उसी को कहा जाता है निष्पक्ष सुनवाई, जिसमें कि दोनों पक्षों को सुना जाए, चाहे कोई एक दोषी क्यों ना हो। और ये हो जाता है पानी के अधिकार की व्याख्या जीवन के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में की गई है। तो बात बिल्कुल सही है, जीवन जीने का अधिकार, क्योंकि पानी पीना जो है हमारी लाइफ का एक हम कहेंगे अभिन्न अंग है, क्योंकि पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते ज़्यादा दिनों तक। तो इसीलिए जीवन राइट टू लाइफ में आता है, राइट टू वाटर। तो तीनों स्टेटमेंट सही है और रॉन्ग हमसे पूछा है तो रॉन्ग है हमारा कौन सा? 3rd। आगे बढ़ेंगे। तो मैंने ये सारे ऑप्शंस इसलिए पढ़ के बताए हैं जिससे कि आप एलिमिनेशन के थ्रू भी चीज़ों को समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त घर के अधिकार को मान्यता देते हुए भारत में 2006 में कौन सा कानून लागू हुआ? Which law came into effect in 2006 in India recognizing the right to a violence-free home for women?
तो बेसिकली पूछा गया है कि जैसे हिंसा के खिलाफ जो एक तरह से कानून जो पारित हुआ वो 2006 में हुआ था। तो इसका मतलब कि इसका नाम क्या था एक तरह से, मतलब जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है घरों में उसके लिए। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा। तो ये जो कानून था ये पारित हुआ था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार, द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ डैश इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हैजर्डस वर्क। का मतलब है इससे कि मतलब कितनी उम्र तक के बच्चों का काम करना किसी खतरनाक रोजगार में, कारखाने में या खदान यानी माइनिंग में जो है शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार के अंदर आता है। तो इसमें एक तरह से एज जो है वो एक तरह से डिसाइड की गई है, इतनी एज तक के बच्चे किसी कारखाने में नहीं लगेंगे जो कि खतरनाक होगा उनकी एज के लिए, उनकी उम्र के बच्चों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 14 साल तक के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसीलिए उनको किसी हम खतरनाक रोजगार में नहीं लगा सकते या फिर किसी कारखाने में या खदान वाले काम में हम नहीं लगा सकते। अगर ऐसा किया जाता है तो वायलेशन किसका होगा, शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार का। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अधिकार के मुताबिक हम कह सकते हैं कि वैसे ये एक मौलिक अधिकार है और किसी को भी कम मजदूरी या फिर बंधन में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रखेंगे, एक तो कम मजदूरी में नहीं लगा सकते हम किसी को, बंधन में लगा सकते, या फिर कम उम्र के बच्चों को नहीं लगा सकते जो काम में, तो वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है जिसमें वे जातिगत भेदभाव की कहानी बताते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि's autobiography in which he narrates a story of caste discrimination? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि बेसिकली जो नीची जाति कही जाती थी उसको बिलोंग करते थे, तो उसका दर्द वो समझते थे कि किस तरह से उनके साथ भेदभाव होता है। तो जातिगत भेदभाव को बताने वाली उनकी जो कहानी है जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी खुद की बताई है, तो वो जो रिलेटेड है वो है एक तरह से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें, जूठन नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी है जिसमें इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है कि उनके साथ किस तरह से जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था क्योंकि वो दलित जाति को बिलोंग करते थे। तो ये एक लेखक हैं, दलित लेखक, क्योंकि उनकी जो जाति थी वो दलित थी तो इसलिए वो दलित राइटर कहलाए। तो अपनी आत्मकथा जूठन में वे उनके द्वारा अनुभव की गई असमानताओं का वर्णन करते हैं। तो असमानताएं किसी प्रकार की थी, वो जाति आधारित यानी कास्ट बेस्ड। तो ये हम पॉलिटी में डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप उसको क्लास 6 सेकंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने वो कराया हुआ है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और सोशल साइंस कंप्लीट कोर्स अगर आप देखेंगे तो उस प्लेलिस्ट में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। तो दलित का मतलब क्या होता है, दलित थे ये एक, और दलित का मतलब होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, इंग्लिश में कहेंगे इसको ब्रोकन है इंग्लिश में, और हिंदी में है कुचला हुआ या टूटा हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये जो है बुक का फ्रंट पे जो कवर है बुक का जूठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हुई है। तो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सरकार राज्य का एक अंग है। गवर्नमेंट इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ से पूरे देश से ही है, तो देश का वही हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो गवर्नमेंट है इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टेट। तो आपने देखा भी होगा पॉलिटी में कहीं कहीं पर जो हमारी पूरी कंट्री के लिए ही स्टेट वर्ड का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया? कहने का मतलब है अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो जो लास्ट जो डिसीजन होगा एक तरह से अंतिम व्याख्याता जो होगा वो कौन होगा संविधान का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जुडिशरी या न्यायपालिका जो है वो अंतिम व्याख्याता होगा संविधान का। एक तरह से हम कह सकते हैं ये रक्षक भी है संविधान की, जो न्यायपालिका है हमारी। तो अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका उसकी रक्षा करने में मदद करती है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फेडरलिज्म रेफर्स टू, संघवाद किसको संदर्भित करता है ये बताना है। बेसिकली पूछा गया है संघवाद का मतलब क्या होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार होना, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, जो है ये कहलाता है फेडरलिज्म। जैसे कि हमारी कंट्री में है जो तो हमारी कंट्री क्या है, एक तरह से संघवाद है, जो गवर्नमेंट है हमारी संघवाद है। तो इसका मतलब क्या है कि एक से अधिक स्तर की सरकार होना। तो आप जानते ही हैं जो लोकल लेवल पर हमारी गवर्नमेंट है वो है पंचायती राज व्यवस्था, उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट, पिरामिड के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, नीचे लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पर आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पर आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक तरह से हम कहेंगे 3 स्तर की सरकार है हमारे देश में। और ये जो 3 स्तर की सरकार है, तो यहाँ पर ये चीज़ दी गई है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार होना, मतलब वो जो सरकार है वहाँ पर कहलाती है क्या, संघवाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप चाहें तो इसमें डिटेल में देख सकते हैं, वही चीज़ है जो कि मैंने बताई, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार होना मतलब संघवाद। तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार। तो 3 स्तरों पर ये गवर्नमेंट काम करती है। तो अब क्योंकि देखो इतने सारे समुदाय हैं, इतनी कम्युनिटीज़ हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अब एक स्तर पर सरकार काम नहीं कर सकती, जो एक तरह से ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं हो पाएगा अगर एक ही लेवल की गवर्नमेंट हो तो वो एक तरह से काम जो है ऑर्गेनाइज वे में हो, उसके लिए ये अलग अलग स्तर पर सरकार काम करती है। तो यही कहलाता है संघवाद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये आप इसको समझ पाएंगे जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है इसमें। क्लास 8 में 2nd चैप्टर आपको मिलेगा धर्मनिरपेक्षता, उसमें मैंने धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म के ऊपर ये पूरा चैप्टर पढ़ाया है। उसमें एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ धार्मिक मामले जिसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन कुछ मामलों में कर भी सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सख्त अलगाव हो जाएगा। सख्त अलगाव से मतलब है कि राज्य बिल्कुल दखल ही नहीं देगा, चाहे कुछ भी वो लोग करें, चाहे किसी पर ज्यादती क्यों ना करें, चाहे किसी की बलि क्यों ना दे धर्म के नाम पर। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के अंदर सख्त अलगाव नहीं आता है। एक तरह से तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन हो जाएगा कि भाई तुम कुछ भी करो धर्म के नाम पर, तुम चाहे लोगों को मारना शुरू करो तो राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। तो वही कहलाएगा सख्त अलगाव, अगर राज्य बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। तो अब कुछ अगर किसी के साथ ज्यादती होती है, कुछ गलत अगर धर्म के नाम पे हो रहा है, तो ऐसे मामलों में राज्य हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर कर सकता है, इंटरवेन कर सकता है। और ये जो है राज्य समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये भी एक तरह से क्या है, गलत है। राज्य धार्मिक वर्चस्व को नहीं रोक सकता, ये भी गलत है, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही धर्म का दबदबा होगा तो माइनॉरिटीज के लिए खतरा बन जाएगा वो चीज़, और जो कम संख्या में होंगे जिस धर्म के लोग, उनका रहना मुश्किल हो जाएगा उस कंट्री में। तो इसीलिए उस कंट्री में क्या, हम अपने देश की बात करते हैं, तो वैसे तो धर्मनिरपेक्ष जो देश है जो भी होगा उसमें यही होगा, लेकिन कुछ अंतर भी होता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने देश की। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है, और देखो बाकी जो दुनिया में बाकी जो सेक्युलर कंट्री हैं उनसे थोड़ा सा अलग है हमारा देश, तो क्योंकि कुछ नियम कानून वहाँ से थोड़े से डिफरेंट हैं। तो देखो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि जो भारतीय संविधान है सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर मान लो कि आप धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का दावा करते हैं, तो आपकी जो है ये स्पेशलिटी होनी चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होगा, कुछ सदस्य एक ही धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी नहीं होंगे, और राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करेगा, न ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर को आप धर्म नहीं बनाएंगे देश का, जैसे कि हिंदू संख्या में ज़्यादा है हमारे देश में, तो हम हिंदू को विशेष धर्म लागू नहीं कर सकते, इससे दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनके साथ अन्याय होगा। तो और ना ही धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा किसी भी व्यक्ति की। तो अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने धर्म का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो भारत सरकार क्या करती है, ये सभी जो वर्चस्व अगर कोई बढ़ाता है अपना धर्म का, तो सरकार कुछ चीज़ें करती है। क्या करती है, तो धर्म से दूरी बनाने की रणनीति अपनाती है गवर्नमेंट। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, गैर हस्तक्षेप की नीति, यानी कि नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेयर नहीं करेगी गवर्नमेंट। और तीसरी है इंटरवेंशन, यानी स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन,
मतलब कि हस्तक्षेप की रणनीति। अब देखो ये डिटेल में आप चैप्टर में ही समझ पाएंगे, मैंने वहाँ पर अच्छे से समझाया है। तो चैप्टर पढ़ लें अगर आपको इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स अपने क्लियर करने हैं, क्योंकि आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं कि भाई नॉन इंटरफेरेंस की भी आप बात कर रहे हो और एक जगह आप बात कर रहे हो इंटरवेंशन की, यानी कि गैर हस्तक्षेप और हस्तक्षेप कैसे हो सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप चैप्टर में अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्लीट कोर्स वाली प्लेलिस्ट में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से मैला ढोने पर रोक लगाने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज अडॉप्टेड टू प्रोहिबिट मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो टॉपिक है वो मिलेगा आपको पॉलिटी क्लास 8 में। जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स मैंने कराए हैं जिसमें कि मार्जिनलाइजेशन वगैरह मैंने कराया था, उन चैप्टर्स में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो हमसे बेसिकली ये पूछा है कि जैसे कुछ नीतियां जो हैं गवर्नमेंट ने अपनाई हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट इनमें से क्या चीज़ करेगी। अगर कोई रणनीति गवर्नमेंट बनाती है तो कौन सी, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं निम्नलिखित में से किस पर ये प्रतिबंध लगाती हैं। तो शुष्क शौचालयों का निर्माण इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो ड्राई लैट्रिन्स होती हैं उनसे क्या होता था, उनसे जो हाथ से मैला ढोने वाले लोग थे वो उनको हाथ से वो मैला ढोना पड़ता था, तो जो कि काफ़ी रिस्की होता था उन वर्कर्स के लिए। उससे बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता था, स्किन प्रॉब्लम्स, और मतलब कि एक तरह से उनकी जो पूरी लाइफ है वो रिस्क में ही रहती थी। तो एक तरह से शुष्क शौचालयों का अगर निर्माण बंद हुआ है तो उसकी वजह से इस चीज़ में काफ़ी कमी आई है मैनुअल स्कैवेंजिंग में, हाथ से मैला ढोने की प्रक्रिया में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस चैप्टर को आप डिटेल में पॉलिटी में जरूर पढ़ें। देखो इन क्वेश्चंस को आप तभी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे जब आपने वो बेसिक पढ़ा होगा। 6 to 8 की अगर आप जो सोशल साइंस है वो पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी। बाइलिंगुअल क्लासेस है मेरी, इंग्लिश और हिंदी में। अगर हिंदी में नहीं समझ पाए तो इंग्लिश में भी कंटेंट है, तो आपको बाइलिंगुअल क्लासेस मिल जाएंगी। पॉलिटी बिल्कुल कंप्लीट मैं करा चुकी हूँ। आपकी इतनी हेल्प हो जाएगी कि मैंने चैप्टर कराया हुआ है, चैप्टर के बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी। आप समझ पाएंगे कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और कमेंट करके मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर कर दें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।